नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम पुष्पक रजक है और वर्तमान में मैं झारखंड प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूं। बात आती है कि सेक्शन 20 में ये इसकी संबंध में क्या प्रावधान है कि अगर मान लीजिए कोई इसका उल्लंघन करके ज़मीन ट्रांसफ़र कर रहा है या किसी तरह का फ्रॉड करके जो है ज़मीनों का संथाल परगना में खरीद ले रहा है या कोई एसटी की ज़मीनें ले रहा है या वो किसी नॉन एसटी की भी ले रहा है, वैसी ज़मीनें ले रहा है जो कि हस्तांतरण नहीं है, तो क्या होगा? तो उस केस में ये ज़मीनें, ये जो चीज़ है ये इलीगल होगी, इनवैलिड होगी। और एसटी के केस में विशेष इसमें प्रावधान है। सेक्शन 20 का ही सब सेक्शन 20 ब्रैकेट में 5 सब सेक्शन, उसी सेक्शन का ये भाग है। उसमें एसटी को लेकर विशेष जो है संरक्षण दिया गया है। उसमें ये कहा गया है कि अगर ये डीसी को कभी भी ये संज्ञान में, उपायुक्त को ये संज्ञान में आ जाता है कि इस प्रकार की एसटी रैयत की कोई ज़मीन जो है कानून का उल्लंघन करके, इन प्रावधानों का उल्लंघन करके या फिर किसी फ्रॉड तरीके से या किसी मिलीभगत से, किसी भी गलत तरीके से अगर हस्तांतरण किया गया है या किसी ने उसको ले लिया है अपने कब्जे में, तो वो डीसी जो है उस मामले में उस ज़मीन को मतलब रिस्टोर कर सकते हैं, एसटी रैयत को वापस दिलवा सकते हैं, भूमि वापसी करवा सकते हैं। उसमें उसकी विहित प्रक्रिया है कि अगर वो मान लीजिए कि ट्रांसफ़र होने के, जैसा मैंने सीएनटी में बताया था कि 30 साल के अंदर अगर वो कोई घर वगैरह बनाता है, ट्रांसफ़र जब होता है तो उसके 30 साल के अंदर कोई घर बनाता है, मैंने 30 साल से पुराना नहीं है ट्रांसफ़र, तो उस केस में जो है वो डीसी जो है सुनवाई करते हैं, नोटिस करते हैं, जिसको ट्रांसफ़र किया है उसको नोटिस करते हैं, फिर सुनवाई होती है, फिर उसके बाद आदेश पारित करते हैं। अगर वो ज़मीन ये उसको समय दिया जाता है 6 महीने के अंदर, उसमें कोई अगर घर वगैरह कोई संरचना बना लिया तो उसको हटा ले 6 महीने के अंदर, जो मैक्सिमम 2 साल तक हो सकता है। अगर नहीं हटाता है तो फिर डीसी उसकी सारी संरचना बिल्डिंग को हटा के ज़मीन वापस आदिवासी रैयत को देते हैं। अगर आदिवासी रैयत मान लीजिए नहीं लेना चाहता है या नहीं है, वो मर गया है, तो उस केस में उसी जो गांव के किसी अन्य आदिवासी रैयत को ज़मीन रीसेटल कर दी जाती है। तो ये प्रावधान है। उसमें है कि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ जान लेना है। इसमें एसपीटी एक्ट का सेक्शन 25 में ही ये प्रावधान है कि बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन जो 1969 में आया था, उससे अगर कोई पहले कोई ज़मीन, किसी ज़मीन पर कोई घर बना लेता है, सब्सटेंशियल स्ट्रक्चर बना लेता है और उस पर वो रह रहा है किसी आदिवासी ज़मीन पर, तो उस केस में डीसी ऐसे हस्तांतरण को वैध भी घोषित कर सकते हैं। उसमें ये शर्त है कि उस जो आदिवासी रैयत की ज़मीन जिसने किसी दूसरे ने ले ली है, उसको उस आदिवासी रैयत को ज़मीन के बदले उसी मूल्य का उसी क्षेत्र में ज़मीन उपलब्ध कराना होगा या फिर जो है उसको क्षतिपूर्ति देनी होगी उसके पुनर्वास के लिए, जो डीसी डिसाइड करते हैं कि क्षतिपूर्ति की रकम डीसी डिसाइड करते हैं। तो अगर ये दोनों में से किसी भी एक तरीके से उस ज़मीन को वैलिडेट, उस ट्रांसफ़र को डीसी वैलिडेट कर सकता है। अगर 69 से पहले अगर कोई ज़मीन पर कोई घर बना के आदिवासी ज़मीन पर रह रहा है और फिर अगर 30 साल से ज़्यादा समय से रह रहा है लेकिन 69 से के बाद रह रहा है, तो उस केस में जो है उसको कंपनसेशन मिलेगा। तो ये जैसा सीएनटी में प्रावधान था, सेम प्रावधान जो है एसपीटी में भी किया गया है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सेक्शन 20 जो है इस संथाल परगना में भूमि के जो है बोल सकते हैं कि जो प्रोटेक्शन करता है, खास करके ट्राइबल लैंड को प्रोटेक्ट करता है, एग्रीकल्चर लैंड को प्रोटेक्ट करता है। हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड में ही इसमें रोक लगाया गया है। इसमें एग्रीकल्चर को विशेष फोकस किया गया है कि जो भी एग्रीकल्चर लैंड है संथाल परगना में, उसका हस्तांतरण बहुत कठिन है। सिर्फ अगर खतियान अलाउ करता है तभी हस्तांतरण हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि इस सेक्शन 20 की जो मैंने आपको जानकारियाँ दी, इससे आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि एसपीटी एक्ट जो है संथाल परगना के जो 6 जिलों में है, वहाँ ज़मीन की खरीद बिक्री के संबंध में क्या प्रतिबंध है, ये आपको समझ में आ गए होंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।